हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम केमकॉन स्पेशलिटी केमिकल्स पे बिजनेस एनालिसिस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, इंडस्ट्री ग्रोथ रेट, बिजनेस सेगमेंट्स क्या है, फाइनेंशियल एनालिसिस, कैश फ्लो एनालिसिस, एंट्री बैरियर्स और क्या मोड देखने को मिल रहे हैं, ओवरऑल क्या रिस्क हैं बिजनेस में, और लास्ट में हम वैल्यूएशंस पे डिस्कशन करेंगे। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, बिल्कुल भी स्किप मत करना। स्टार्ट करने से पहले ज़रूर कहना चाहूँगा, अगर आप मनी टॉक्स इंडिया में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे ज़रूर सिलेक्ट करना, ताकि आने वाली और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। उसी के साथ साथ चैनल के ऊपर कई सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस अपलोड हो चुकी है, जैसे कि बर्गर किंग के स्टॉक में कंटिन्यूसली क्यों गिरावट देखने को मिल रही है, HDFC बैंक का स्टॉक कंटिन्यूसली पिछले 2 साल से अंडर परफॉर्म कर रहा है, उसके पीछे के क्या रीज़न है, साथ ही साथ फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन, वैभव ग्लोबल और HDFC AMC के स्टॉक में भी कंटिन्यूसली गिरावट देखने को मिल रही है। यहाँ पे एज ए इन्वेस्टर आपको किस तरीके से डिसीजन लेना चाहिए, इन सारी वीडियोस को चेक कर लेना, लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए अब फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शुरुआत करते हैं कंपनी के बिजनेस इंट्रोडक्शन से। जैसा कि आप सबको पता है, कंपनी का नाम केमकॉन स्पेशलिटी केमिकल्स है, यानी कि नाम से हमें पता चलता है कि कंपनी स्पेशलिटी केमिकल्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। यहाँ पे केमकॉन फार्मास्यूटिकल और ऑयल फील्ड जैसी इंडस्ट्री के लिए केमिकल्स बनाती है, और जो स्पेशलिटी केमिकल्स कंपनी बनाती है उनका नाम है HMDS और CMIC, जो कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज़ होता है। और यहाँ पे इंडिया में ये ओनली मैन्युफैक्चरर है HMDS की, और थर्ड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है वर्ल्ड वाइड। और CMIC में ये लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है इंडिया में, और सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है ग्लोबली। और तीसरा प्रोडक्ट है कंपनी का जो कि ऑयल फील्ड्स इंडस्ट्री में यूज़ होता है। यहाँ पे कंपनी इनऑर्गेनिक ब्रोमाइड्स में कैल्शियम ब्रोमाइड, जिंक ब्रोमाइड और सोडियम ब्रोमाइड जैसे केमिकल्स को मैन्युफैक्चर करती है, जिनका यूज़ होता है एज अ फ्लूइड्स इन द ऑयल फील्ड इंडस्ट्री। उसी के साथ साथ यहाँ पे कंपनी ओनली मैन्युफैक्चरर है जिंक ब्रोमाइड की, और लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है कैल्शियम ब्रोमाइड की इंडिया में। और यहाँ पे जो कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है वो ऑलमोस्ट 7 के आसपास है, जो कि एक सिंगल लोकेशन पे देखने को मिल रहे हैं, मंजूसर गुजरात में। उसके बाद इंडस्ट्री के रिलेटेड डेटा देख लेते हैं, ताकि हमें पता चले आने वाले टाइम में ओवरऑल इस इंडस्ट्री में क्या ग्रोथ पोटेंशियल देखने को मिल रहा है। यहाँ पे केमकॉन फार्मास्यूटिकल इंटरमीडिएट जैसे केमिकल बनाती है, जो कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स में यूज़ होता है। बेसिकली यहाँ पे आपको मैं वैल्यू चेन समझाता हूँ। सबसे पहले आता है रॉ मटेरियल के बाद आता है फार्मास्यूटिकल इंटरमीडिएट्स, और उसके बाद बनता है API, और API के बाद बनता है आपका फाइनल जो आप मेडिसिन लेते हो वो, या फिर हम ड्रग भी बोल सकते हैं। यहाँ पे जो केमकॉन है वो फार्मास्यूटिकल इंटरमीडिएट्स का मैन्युफैक्चरिंग करती है। ये चीज़ आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे आप देख सकते हो जो ग्लोबल मार्केट है फार्मा इंटरमीडिएट्स का, उसकी वैल्यू अराउंड $27 बिलियन के आसपास देखने को मिल रही है। और यहाँ पे ये मार्केट 2020 से 2023 तक अराउंड 4% के CAGR से ग्रो होगा। उसके बाद क्रिसिल के रिसर्च एस्टिमेट के हिसाब से अगर हम देखें तो डोमेस्टिक कंजम्पशन जो है फार्मा इंटरमीडिएट्स का वो अराउंड 322 बिलियन रुपीज़ के आसपास देखने को मिल रहा है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि डोमेस्टिकली भी फार्मा इंटरमीडिएट्स की डिमांड हमें अच्छी खासी देखने को मिल रही है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम इंपोर्ट्स का शेयर देखें डोमेस्टिक कंजम्पशन में, तो पहले इंपोर्ट अराउंड 65% के आसपास होता था टोटल डोमेस्टिक कंजम्पशन में, और जो कि डिक्रीज़ होकर 58% के आसपास हो गया है FY 18-19 में। और इसके पीछे के अगर हम रीज़न देखें तो एक्सपायरी ऑफ पेटेंट और कस्टम ड्यूटी का हमें विड्रॉल देखने को मिल रहा है। उसके बाद प्रोडक्ट सेगमेंट देख लेते हैं। सबसे पहला है HMDS केमिकल। यहाँ पे HMDS का यूज़ एंटीबायोटिक्स की मैन्युफैक्चरिंग में होता है, और जितना भी टोटल प्रोडक्शन वर्ल्ड में होता है उसमें से 50% जितना प्रोडक्शन सिर्फ चाइना करता है, और ये लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी है। साथ ही साथ यहाँ पे अगर हम कंजम्पशन वाइज देखें तो नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में इसका सबसे ज़्यादा डिमांड देखने को मिलती है, और ऑलमोस्ट ये जितना भी HMDS का प्रोडक्शन होता है ग्लोबली 60% जितनी डिमांड सिर्फ नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में देखने को मिलती है। साथ ही साथ अगर हम इंडस्ट्री वाइज डेटा देखें तो फार्मास्यूटिकल्स में 67% ऑफ डिमांड देखने को मिलती है HMDS की। और उसके बाद यहाँ पे अगर हम ग्रोथ रेट देखें तो ग्लोबली 3.8% के CAGR से मार्केट हमें ग्रो होता हुआ दिख रहा है, और यहाँ पे इसका जो यूजेज है वो हेल्थ केयर और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में देखने को मिलेगा। उसके बाद इंडिया के रिलेटेड डेटा देख लेते हैं। यहाँ पे HMDS का डोमेस्टिक डिमांड जितनी भी है वो 40% इम्पोर्ट के थ्रू फुलफिल होती है, और 60% जितना कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग होता है। और यहाँ पे अगर हम ग्रोथ परसेंटेज में देखें तो इंडिया में 10.6% के CAGR से HMDS की हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है, जो कि काफ़ी हेल्दी नंबर देखने को मिल रहा है।
जैसा कि अभी हमने देखा कि एक कंपनी ओनली मैन्युफैक्चरर है HMDS की इंडिया में। यहाँ पे इनकी कैपेसिटी के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डेटा देख लेते हैं। FY21 में इनकी कैपेसिटी 4200 मेट्रिक टन्स की है और उसके सामने इन्होंने प्रोडक्शन किया है 3033 का। इसका मतलब ये हो गया, हम बोल सकते हैं कि 65 to 70% के आसपास कंपनी की यूटिलाइजेशन कैपेसिटी देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे मैंने इनके कॉन कॉल्स पढ़े थे Q3 के, तो उसमें मैनेजमेंट से पूछा गया था कि भाई यहाँ पे क्यों अंडर यूटिलाइज हमें देखने को मिल रहा है। इनका ये बोलना था कि इस पूरी इंडस्ट्री में अगर हम HMDS के प्रोडक्शन की जनरल ट्रेंड देखें तो 70 to 65% के आसपास हमें जनरल ट्रेंड देखने को मिल रहा है। और उसी के साथ साथ यहाँ पे कंपनी हाई प्योरिटी HMDS भी बना रही है जो कि अराउंड 600 मेट्रिक टन्स का देखने को मिल रहा है। और ये जो हाई प्योरिटी HMDS है वो सेमीकंडक्टर और रबर इंडस्ट्री में इसका हमें यूजेज देखने को मिलेगा। उसके बाद सेकेंड सेगमेंट है CMIC का यूज़ हमें मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टेनोफिविर में देखने को मिलता है और ये ड्रग हेपेटाइटिस बी और एड्स जैसी बीमारियों को ठीक करता है। साथ ही साथ टेनोफिविर US FDA अप्रूवल भी है। इंडिया और चाइना ही ऐसी कंट्री है जो कि CMIC का प्रोडक्शन करती है और यहाँ पे अगर हम ग्लोबल प्रोडक्शन शेयर देखें तो इंडिया के पास 36% है और चाइना के पास अराउंड 64% के आसपास है। उसी के साथ साथ चाइना लीडिंग एक्सपोर्टर देखने को मिल रहा है CMIC का और यहाँ पे ज़्यादातर इंडियन और नॉर्थ अमेरिकन मार्केट में CMIC का हमें यूज़ देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर हम इसका लार्जेस्ट कंज्यूमर देखें तो इंडिया हमें देखने को मिल रहा है और यहाँ पे ग्लोबली जितनी भी डिमांड होती है तो 65% जितनी डिमांड हमें इंडिया में फुलफ़िल होती हुई दिखती है। और फाइनली अगर हम इंपोर्ट रिलेटेड डेटा देखें यानी कि इंडिया में कितना CMIC इंपोर्ट होता है तो आप देख सकते हो जितनी डोमेस्टिक डिमांड है उसके सामने 62% हम लोग इंपोर्ट करते हैं। क्लियरली हम यहाँ पे भी बोल सकते हैं कि आने वाले टाइम में यहाँ पे ये कंपनी एक इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का रोल प्ले करेगी CMIC केमिकल में भी। और अगर हम डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो यहाँ पे 11% के CAGR से हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी 1800 मेट्रिक टन्स की है और यूटिलाइजेशन ऑलमोस्ट 100% का देखने को मिल रहा है। और उसी के साथ साथ कंपनी ने 1200 मिलियन टन्स का यहाँ पे एडिशनल केपेक्स भी किया है, यानी कि टोटल कैपेसिटी हो जाएगी 3000 मेट्रिक टन्स की। और जो तीसरा और लास्ट प्रोडक्ट सेगमेंट है कंपनी का वो है ऑयल वेल कंप्लीशन केमिकल्स का, जहाँ पे कंपनी कैल्शियम ब्रोमाइड, जिंक ब्रोमाइड और सोडियम ब्रोमाइड जैसे केमिकल्स को मैन्युफैक्चर करती है। और यहाँ पे टोटल ब्रोमाइड्स की कैपेसिटी है 15,000 मेट्रिक टन्स की, जिसमें से एक्चुअल प्रोडक्शन है 2000 मेट्रिक टन्स का, यानी कि 13% के आसपास यूटिलाइजेशन रेट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ऑयल वेल केमिकल्स में कंपनी का जो यूटिलाइजेशन रेट है वो काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिल रहा है और ओवरऑल यहाँ पे बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिल रहा। अब यहाँ पे मैनेजमेंट को पूछा गया था कि क्या रीज़न है जिसकी वजह से इतना कम यूटिलाइजेशन रेट देखने को मिल रहा है, क्या यहाँ पे कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ है या फिर क्या है। उसका आंसर मैनेजमेंट ने दिया था कि उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि वो 100 kg जितना प्रोड्यूस करेंगे, बट उसके सामने वो अचीव किया उन्होंने 300 kg जितना, यानी कि बेसिकली 3 टाइम्स उन्होंने अचीव किया। यहाँ पे सिर्फ एक एग्जांपल दिया है। इस रीज़न की वजह से 5000 टन्स की जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज़ होकर 14,400 टन्स हो गई। यहाँ पे बेसिकली इंजीनियरिंग इंप्रूवमेंट देखने को मिला था, इस रीज़न की वजह से ये सारी चीज़ें हुई। अब यहाँ पे मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे मैनेजमेंट का जो आंसर है वो थोड़ा यहाँ पे मुझे गलत लगता है। उसका रीज़न ये है कि अगर आप FY18 का डेटा देखोगे तो FY18 में इनके पास 7200 टन्स के आसपास कैपेसिटी थी और उसके बाद इन्होंने एडिशनल कैपेसिटी इंक्रीज़ करी ऑलमोस्ट 14,400 टन्स के आसपास। इस रीज़न की वजह से 2019 में इनका जो रेवेन्यू है वो भी 56 करोड़ से इंक्रीज़ होकर 107 करोड़ के आसपास हो गया। या फिर हम ओवरऑल ये भी बोल सकते हैं कि उस टाइम कंपनी के पास इस केमिकल की बहुत ज़्यादा डिमांड थी जिसकी वजह से उन्होंने कैपेसिटी इंक्रीज़ करी। और उसके बाद अगर आप 2019 से अभी तक का डेटा देखते हो तो कंटिन्यूसली कंपनी के बिजनेस में हमें गिरावट देखने को मिल रही है। बेसिकली मेरा पॉइंट ये है कि ओवरऑल कंपनी के पास बिजनेस में इतनी डिमांड ही नहीं देखने को मिल रही है जिसकी वजह से यहाँ पे अंडर यूटिलाइजेशन है। अब यहाँ पे अगर हम इंडस्ट्री रिलेटेड डेटा देखें तो HMDS में ग्लोबल कैपेसिटी है ऑलमोस्ट 35,700 मेट्रिक टन्स की और उसके सामने प्रोडक्शन है 25,390 मेट्रिक टन्स का, यानी कि हम बोल सकते हैं कि यूटिलाइजेशन रेट 70% के आसपास है। और यही चीज़ मैनेजमेंट ने भी कॉन कॉल्स में गाइडेंस दी थी कि HMDS का जनरल ट्रेंड 70% के आसपास देखने को मिल रहा है। यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि कोई दिक्कत देखने को नहीं मिल रही। और कैमकॉन का प्रोडक्शन देखें तो 3,333 मेट्रिक टन्स का है, यानी कि मोर देन 10% का मार्केट शेयर है। और ये जो 1,622 टन बाहर से आता है वो कंपनी इंडिया में प्रोड्यूस करके डोमेस्टिक मार्केट में सेल कर सकती है। और साथ
साथ ही साथ इन्होंने कॉन कॉल्स में ये भी कहा था कि उन्हें फॉरेन में एक्सपोर्ट करने में इतना ज़्यादा रियलाइजेशन नहीं मिलता है एज़ कम्पेयर टू डोमेस्टिक में जब वो सेलिंग करते हैं तब। CMIC केमिकल में ग्लोबल मार्केट में कैपेसिटी है 6,880 मेट्रिक टन्स, उसमें से प्रोडक्शन है 4,000 मेट्रिक टन्स के आसपास, और केमकॉन का प्रोडक्शन है 1800 मेट्रिक टन्स का, यानी कि मोर देन 40% के आसपास केमकॉन के पास यहाँ पे ग्लोबली मार्केट शेयर देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। और यहाँ पे जो CMIC केमिकल का डोमेस्टिक इंपोर्ट होता है वो है 1574 मेट्रिक टन्स का। सो यहाँ से भी कंपनी फ्यूचर में सेल्स इंक्रीज कर सकती है। और फाइनली जो लास्ट सेगमेंट है वो है ऑयल वेल कंप्लीशन केमिकल्स का, जहाँ पे टोटल कैपेसिटी है 3,62,000 मेट्रिक टन्स की, जिसमें से प्रोडक्शन है 2,46,000 मिलियन टन्स का और केमकॉन का है 2,000 टन्स का, यानी कि लेस देन 1% से भी कम का मार्केट शेयर है। नेक्स्ट कंपनी के की क्लाइंट्स देख लेते हैं। सो फार्मास्यूटिकल केमिकल्स में कंपनी के पास लॉरिस लैब, हेट्रो, ऑरबिंदो फार्मा, मैक्लॉइड्स और संजय केमिकल्स जैसे कस्टमर्स है। और ऑयल वेल कंप्लीशन में कंपनी के पास वाटर सिस्टम, श्री राधा ओवरसीज एंड CC ग्रैंड जैसे कुछ क्लाइंट्स देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट कंपनी के फाइनेंशियल्स के रिलेटेड डेटा देख लेते हैं। सो यहाँ पे अगर हम रेवेन्यू का फाइनेंशियल ट्रेंड देखें तो फाइनेंशियल ईयर 19 से कंटिन्यूसली हमें डिक्रीज होता हुआ दिख रहा है, और जो EBITDA है वो FY 18 से 45 करोड़ से इंक्रीज होकर 81 करोड़ हो गया, यानी कि 21.6% के CAGR से ग्रोथ देखने को मिल रही है। और जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 26 करोड़ से इंक्रीज होकर 56 करोड़ है, यानी कि 28.8% के CAGR से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ग्रोथ है। सो यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो देखने को मिल रही है वो ये है कि कंपनी का रेवेन्यू तो पिछले 3-4 साल से कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है, बट उसके बावजूद भी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में बहुत ही ज़बरदस्त डबल डिजिट में ग्रोथ देखने को मिल रही है। सो ऐसे क्या रीजंस है जो यहाँ पे हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ग्रोथ देखने को मिल रही है। सो इधर आप देख सकते हो कि कंपनी का जो प्रोडक्ट है HMDS और CMIC, उसकी ग्लोबल लेवल पे प्राइजेस इंक्रीज होते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे HMDS की प्राइस $3.5 पर केजी से इंक्रीज होकर $8.2 पर केजी हो गई है, और जो CMIC है उसकी प्राइसेस $6 पर केजी से इंक्रीज होकर $7.10 पर केजी हो गई है। सो ये रीज़न की वजह से अल्टीमेटली हमें कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। बेसिकली हम ये बोल सकते हैं कि जो इनके प्रोडक्ट्स हैं उनकी रियलाइजेशन वैल्यू मार्केट में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होती हुई दिख रही है। और यहाँ पे अगर हम बिजनेस वाइज ट्रेंड देखें तो स्पेशलिटी केमिकल से 62% पहले बिजनेस आता था, जो कि इंक्रीज होकर 87% हो गया है, और ऑयल वेल से जो 36% आता था वो डिक्रीज होकर ऑलमोस्ट 13% हमें होता हुआ दिख रहा है। नेक्स्ट फाइनेंशियल रेशियोज देख लेते हैं। सो डेट टू इक्विटी 0.01% के आसपास देखने को मिल रहा है। सो हम बोल सकते हैं यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है। फिक्स्ड असेट टर्नओवर 7.7 से डिक्रीज होकर ऑलमोस्ट 3.7 हो गया है। सो फिक्स्ड असेट टर्नओवर हमें सिंपल सा ये बताता है कि आप ₹1 की असेट के सामने आप कितनी सेल्स जनरेट कर रहे हो। सो यहाँ पे जैसा कि हमने देखा कि मैनेजमेंट काफ़ी अंडर यूटिलाइज कैपेसिटी पे बिजनेस कर रहा है, तो उस रीज़न की वजह से ओवरऑल जो फाइनेंशियल्स है उस पर हमें इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज हो रहा है, 61% से 21%, और रिटर्न ऑन इक्विटी भी 49% से डिक्रीज होकर 16%। सो यहाँ पे इसके रीजंस भी मैं आपको आगे बताऊँगा कि क्यों इतना ज़्यादा डिक्रीज हो रहा है। अब यहाँ पे एक बार कैश फ्लो एनालिसिस देख लेते हैं। सो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस अगर आप 2018 में देखते हो तो 14 करोड़ के आसपास इन्होंने जो कोर बिजनेस ऑपरेशन है उससे कैश जनरेट किया, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो था FY 18 का वो 26 करोड़ था, यानी कि बुक प्रॉफिट के हिसाब से कंपनी ने 26 करोड़ कमाए। लेकिन जो हम रोकड़ा बोलते हैं कि भाई कैश कितना आया बिजनेस में, तो वो सिर्फ 14 करोड़ देखने को मिल रहा है, यानी कि आप बोल सकते हो कि 50% ही कंपनी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का ओरिजिनल कैश जनरेट कर पा रही है। उसके बाद FY 19 में 43 करोड़ बुक प्रॉफिट था, बट कैश तो कंपनी के पास सिर्फ 11 करोड़ आया। FY 20 की बात करें तो 49 करोड़ प्रॉफिट जनरेट किया, बट जो कोर ऑपरेशन से पैसा आया वो सिर्फ 12 करोड़ था। और FY 21 में 56 करोड़ बुक प्रॉफिट था और कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन 65 करोड़ था। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं थोड़ा सा इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, बट ओवरऑल अगर आप क्यूमुलेटिव बेसिस पे देखते हो तो इतना ज़्यादा कंपनी कैश जनरेट नहीं कर पा रही है। सो उसके पीछे के क्या रीज़न है वो आपको मैं शेयर करता हूँ। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कंपनी के जो डेटर डेज़ हैं वो 68 डेज से इंक्रीज़ होकर ऑलमोस्ट 142 डेज़ हो गए, यानी कि सेल्स इंक्रीज़ हो रही है, प्रॉफिट भी जो बुक्स है कंपनी के P&L स्टेटमेंट में वो दिख रहा है, बट यहाँ पे कैश इतना जनरेट नहीं हो रहा क्योंकि सारा पैसा डेटर में फंस रहा है। यानी कि कंपनी जो सेल्स कर रही है उसका पैसा काफ़ी ज़्यादा दिन बाद आता है, यानी कि ऑलमोस्ट 142 डेज़ बाद। उसी तरह आप इन्वेंटरी डेज भी देख सकते हो, 182 डेज तक कंपनी की इन्वेंटरी हमें देखने को मिल रही है। सो ये दो रीज़न की वजह से सारा वर्किंग कैपिटल जो है कंपनी का वो यहाँ पे हमें फंसता हुआ दिख रहा है, और उस रीज़न से ROCE और रिटर्न ऑन इक्विटी सारे रेशियोज हमें डिप्रेस होते हुए दिख रहे हैं, और अल्टीमेटली जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस है वो भी हमें डिक्रीज़ होता हुआ दिख रहा है।
और फाइनली अगर हम कैश कन्वर्जन साइकिल देखें तो 86 या फिर आप बोल सकते हो 70 डेज से इंक्रीज़ होकर 254 डेज हो गई है। सो जो कैश कन्वर्जन साइकिल है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होता हुआ दिख रहा है। अब एक बार हम ये देख लेते हैं कंपनी के बिजनेस में क्या एंट्री बैरियर्स देखने को मिल रहा है। सबसे पहला है यहाँ पे कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री। अब अगर हम स्पेशलिटी केमिकल्स की बात करें तो इस केमिकल्स को हैंडल करने के लिए या फिर मैन्युफैक्चर करने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस, नॉलेज और टेक्निकल स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है। सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कल उठ के किसी कंपनी को मन हुआ तो चलो हम भी जाके स्पेशलिटी केमिकल्स की एक कंपनी खोल देते हैं। सो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हाई एंट्री बैरियर देखने को मिल रहा है क्योंकि कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री है। उसके बाद नेक्स्ट है लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड। सो यहाँ पे बेसिकली जब आप क्लाइंट को कोई प्रोडक्ट भेजते हो अप्रूवल के लिए तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। मतलब ऐसा नहीं होता कि आपने आज भेजा और कल जाके आपको अप्रूवल मिल जाएगा। सो उस प्रोसेस में 2-3 साल लग जाते हैं। सो यहाँ पे जो क्लाइंट होता है उसके लिए स्विच करना इतना ईजी नहीं होता है एक बार प्रोडक्ट जब अप्रूवल हो जाता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम और कॉस्ट उसमें इन्वॉल्व होती है। और इसी रीज़न की वजह से यहाँ पे अगर हम देखें तो इसके मैन्युफैक्चरिंग में भी हमें काफ़ी ज़्यादा कम प्लेयर देखने को मिलते हैं। सो सिंपल सी बात है, अगर कोई प्रोडक्ट को 2 या 3 साल अप्रूवल में लगेंगे तो उस इंडस्ट्री में ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग प्लेयर देखने को मिलेंगे। सो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी बेनिफिट है और कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलता है। और फाइनली अगर हम लास्ट देखें तो जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल स्किल्स और एक्सपर्टाइज की रिक्वायरमेंट होती है और उसी के साथ साथ यहाँ पे जो केमिकल्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक देखने को मिलते हैं। सो बेसिकली ये सारे रीजंस अगर हम देखें तो ये ओवरऑल एज अ मोट काम करते हैं केमकॉन स्पेशलिटी केमिकल्स के लिए। अब एक बार हम कंपनी के बिजनेस के रिलेटेड कुछ रिस्क देख लेते हैं। सबसे पहला है कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन रिस्क। सो यहाँ पे आप देख सकते हो FY20 में जो टॉप 5 कस्टमर्स है वो ऑलमोस्ट 60% जितना रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करते हैं। और उसमें से भी अगर हम देखें तो जो वाटर सिस्टम्स है और जो हेट्रो लैब्स है वो दोनों मिला के ऑलमोस्ट 45% के आसपास रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करते हैं। यानी कि बेसिकली हम बोल सकते हैं कि भाई अगर कंपनी 100 रुपये कमाती है तो 45 रुपीज़ तो कंपनी ये दोनों क्लाइंट से कमाती है। तो ये काफ़ी ज़्यादा रिस्क हो जाता है कंपनी के बिजनेस में, क्योंकि अगर एक भी क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप में गड़बड़ हुई तो कंपनी के फिनेंशियल्स पे बहुत ज़्यादा इंपैक्ट आएगा। सो यहाँ पे हम कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन रिस्क देखने को मिल रहा है केमकॉन में। उसके बाद सेकंड है रॉ मटेरियल की वॉलेटिलिटी। सो यहाँ पे केमकॉन जो बिजनेस करता है और जो रॉ मटेरियल यूज़ करता है उसकी प्राइसेस हमें काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल देखने को मिलते हैं। सो इसको एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लीजिए कि एक बार केमकॉन ने जो रॉ मटेरियल परचेस किया वो 100 रुपये था, दूसरी बार जब केमकॉन ने परचेस किया तो इसकी प्राइस 200 रुपये हो गई। सो बेसिकली अब यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जब 100 रुपीज़ केमकॉन ने परचेज़ किया था तब कंपनी के फाइनेंशियल्स पे इम्पैक्ट नहीं हुआ, बट जब 200 का रॉ मटेरियल हुआ तो उसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकता है। क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार ये जो 100 रुपीज़ का प्राइस इंक्रीज़ हुआ है वो प्राइस इंक्रीज़ वो कस्टमर को पास ऑन कर सके। सो अगर वो पास ऑन नहीं करते हैं तो इनके फिनेंशियल्स पे बहुत ज़्यादा इंपैक्ट देखने को मिलेगा और अल्टीमेटली प्रॉफिट में बहुत ज़्यादा आपको गिरावट देखने को मिलेगी। सो क्लियरली यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि रॉ मटेरियल का हमें बहुत ज़्यादा बड़ा रिस्क देखने को मिल रहा है और जो कि कंपनी के हाथ में बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रहा। उसके बाद अगर हम थर्ड रिस्क देखें तो वो ये है कि कंपनी जो भी इंपोर्ट करती है रॉ मटेरियल्स का वो सारा चाइना से आता है और अगर चाइना के साथ कोई भी रिलेशनशिप में गड़बड़ होती है तो उसका इम्पैक्ट कंपनी के बिजनेस पे बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है जिसकी वजह से कंपनी HMDS और CMIC जैसे प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करती है। अगर इनके पास रॉ मटेरियल नहीं होगा तो अल्टीमेटली इनके बिजनेस पर बहुत ज़्यादा इंपैक्ट देखने को मिलेगा। और फाइनली अगर हम लास्ट रिस्क देखें तो वो है प्रमोटर्स के रिलेटेड। सो यहाँ पे प्रमोटर्स ने पास्ट में कुछ सेबी को डिस्क्लोजर प्रॉपर नहीं किया था इनसाइडर ट्रेडिंग के रिलेटेड, वो एक देखने को मिल रहा है क्योंकि इनकी एक और लिस्टेड एंटिटी है ओवरसीज सिंथेटिक्स के नाम से। और साथ ही साथ यहाँ पे जो एक और रिस्क देखने को मिल रहा है वो ये है कि इनके जो प्रमोटर्स है, वन ऑफ द प्रमोटर्स नरेश गोयल जी, उनके रिलेटेड कुछ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स देखने को मिल रही है। सो बोल सकते हैं कि हम ये दोनों रीज़न की वजह से भी केमकॉन को लेके आपको काफ़ी ज़्यादा अलर्ट होकर चलना चाहिए। सो यहाँ पे अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो आपको ये सारे रिस्क को ध्यान में रख के चलना चाहिए। फाइनली वैल्यूएशंस के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम कंपनी का FY22 का प्रॉफिट अज्यूम करें तो 54 करोड़ के आसपास देखने को मिल सकता है और PE मल्टीपल अभी करंट 20 का है, यानी कि कंपनी की करंट मार्केट कैप PE इंटू प्रॉफिट जो कि 1080 करोड़ होता है। और यहाँ पे मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया है कि FY23 में वो 100 करोड़ का नेट प्रॉफिट अचीव कर सकते हैं, यानी कि FY22 के प्रॉफिट से ऑलमोस्ट डबल। सो उसके हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करते हैं
तो FY23 में 100 करोड़ का नेट प्रॉफिट और उसको 20 का पी मल्टीपल हम मान के चलते हैं कि फ्यूचर में भी इस कंपनी का 20 का पी मल्टीपल मिलेगा। सो उसके हिसाब से मार्केट कैप 2000 करोड़ की हो जाती है। यानी कि अगर हम करंट मार्केट कैप से फ्यूचर मार्केट कैप को कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट हम बोल सकते हैं कि 100% की यहाँ पे हमें अपसाइड देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पे आप डेफिनेटली ये सोच रहे होंगे कि भाई FY23 में 100 करोड़ का नेट प्रॉफिट कहाँ से आ गया अचानक से। सो यहाँ पे Q2 FY22 के कॉन्कॉल्स में मैनेजमेंट को पूछा गया था कि आप 100 करोड़ की प्रॉफिटेबिलिटी कब तक अचीव कर सकते हो। सो मैनेजमेंट ने यही कहा था कि FY23 तक यानी कि नेक्स्ट ईयर तक वो ये टारगेट को अचीव कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको एक बात का ध्यान रखना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि भाई मैनेजमेंट ने बोला है कि अगले साल 100 करोड़ का होगा तो कल का कल जाके स्टॉक को बाय कर लो। ये सिर्फ एक कैलकुलेशन है। यहाँ पे अगले साल नेट प्रॉफिट अचीव होगा नहीं होगा वो किसी को भी नहीं पता है। सो ब्लाइंडली जाके ऐसे मत कर देना कि भाई हाँ चलो यहाँ से 100% का अपसाइड है, स्टॉक को जाके बाय कर लो। यहाँ पे मैंने आपको सिर्फ एक आइडिया दिया है कि ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है मैं वो भी आपको बताता हूँ। कंपनी ने अभी जो IPO के थ्रू पैसा रेज किया था उसमें से 41 करोड़ का उन्होंने केपेक्स किया है, यानी कि इस कैपिटल एक्सपेंडिचर से फ्यूचर में कंपनी का रेवेन्यू इंक्रीज होगा। और उसका अगर हम असेट टर्नओवर अज्यूम करते हैं कि भाई 6 के आसपास कंपनी का एवरेज असेट टर्नओवर है तो ऑलमोस्ट यहाँ से 246 करोड़ का एडिशनल रेवेन्यू आ सकता है। और प्रॉफिट मार्जिन 20% का हम पकड़ के चलते हैं, यानी कि 49 करोड़ का प्रॉफिट हमें देखने को मिल सकता है। सो ओवरऑल अगर हम इस कैलकुलेशन के हिसाब से भी कैलकुलेट करते हैं तो हमें 1000 करोड़ की एडिशनल मार्केट कैप देखने को मिल सकती है। सो मेरा यहाँ पे आपको ये समझाने का पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि अगर आप केपेक्स के हिसाब से भी कैलकुलेट करते हो तो पॉसिबिलिटी है कि 49 करोड़ का नेक्स्ट ईयर प्रॉफिटेबिलिटी अचीव हो सकती है। होगा नहीं होगा वो किसी को भी नहीं पता है, एग्जीक्यूशन के ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है। अब यहाँ पे आपको एक और चीज़ ये ध्यान रखनी है कि जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कंपनी का पिछले 3-4 साल का नेट प्रॉफिट तो ज़बरदस्त इंक्रीज़ हो रहा है, बट उसके सामने कंपनी का जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन है वो क्यूमुलेटिवली बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हो रहा और 40 से 50% पैसा जो है वो डेटर्स और वर्किंग कैपिटल में ओवरऑल फंसा हुआ देखने को मिल रहा है। सो यहाँ पे फ्यूचर में ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि भाई चलो कंपनी का नेट प्रॉफिट तो डबल हो गया, लेकिन अगर इतना ज़्यादा वर्किंग कैपिटल में पैसा फंसा हुआ रहेगा तो ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि यहाँ पे इस कंपनी को अभी जो PE का 20 का मल्टीपल मिल रहा है वो फ्यूचर में भी मिले। हो सकता है यहाँ पे 15 का भी मल्टीपल मिल सकता है। और उसी के साथ साथ मैंने आपको रिस्क भी सारे डिस्कस किए हैं कंपनी के रिलेटेड, और भी जो भी प्रॉब्लम्स है वो भी डिस्कस किए हैं, कंपनी के मोड्स क्या है वो भी डिस्कस किया है। सो आने वाले टाइम में कंपनी कैसा एग्जीक्यूशन करती है, कितना अच्छे से बिजनेस परफॉर्म करता है, उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है। सो यहाँ पे ओवरऑल एक ही चीज़ बोलूँगा कि आपको कंपनी की Q2 Q3 की कॉन कॉल्स पढ़नी चाहिए और इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन को भी पढ़ना चाहिए ताकि आपको कंपनी के पूरे बिजनेस का आइडिया बहुत अच्छे से आ जाए। और यहाँ पे बिल्कुल भी ऐसा मत करना कि भाई कंपनी का जो लिस्टिंग हुआ था वो 700 के आसपास हुआ था और अभी 280 के आसपास है तो इसको जाके बाय कर लो, बहुत ज़्यादा डिस्काउंट पे मिल रहा है। क्योंकि कई बार रिटेल इन्वेस्टर ये गलती करते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर मार्केट किसी की कंपनी को करेक्ट कर रहा है तो रीज़न जानने की हमें कोशिश करना है कि भाई क्यों मार्केट उसको करेक्ट कर रहा है। सो यहाँ पर हमने कई सारे चीज़ें देखी, प्रमोटर्स के रिलेटेड हमने गड़बड़ देखी, उसी के साथ साथ बिजनेस में रॉ मटेरियल के रिलेटेड हमें कुछ रिस्क देखने को मिला, साथ ही साथ वर्किंग कैपिटल के रिलेटेड रिस्क देखने को मिला। सो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये रीज़न की वजह से यहाँ पे इस कंपनी को इतना ज़्यादा PE मल्टीपल नहीं मिल रहा है। हाँ, अगर फ्यूचर में कंपनी इन सारी चीज़ों को इंप्रूव करती है तो डेफिनेटली ये कंपनी काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकती है। बट पास्ट परफॉर्मेंस अगर हम अभी तक देखें तो कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैनेजमेंट का परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिला है। और यहाँ पे अगर मैं आपको मेरे ओपिनियन से एक और चीज़ बताऊँ तो मुझे ऐसा लगता है कि नई IPO वाली कंपनीज़ में अभी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। एटलीस्ट उनको मार्केट में 2 या 3 साल होने दो ताकि उनका मैनेजमेंट के बारे में पता चले और एग्जैक्टली उनका क्या बिजनेस है और उनका क्या परफॉर्मेंस है वो हमें थोड़ा क्लियर आइडिया है। क्योंकि IPO के टाइम पर कई सारी कंपनीज़ अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को स्ट्रॉन्ग बना लेती है ताकि उन्हें अच्छा खासा लिस्टिंग का बेनिफिट हो सके, या फिर हम बोल सकते हैं वो मार्केट से अच्छे से पैसा रेस कर सके। सो अगर आपको वीडियो की इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताना आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। और यहाँ पे आपको आने वाले टाइम में कैमकॉन के बिजनेस में क्या और भी बड़े रिस्क देखने को मिल रहे हैं वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना ताकि हम सब एक दूसरे से सीख सकें। सो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना ताकि उन्हें भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।